यूट्यूब चैनल में एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट में, और हम कोशिका को पढ़ रहे थे, उसी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोशिका को हमने पढ़ लिया था कि सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, या हम देखते हैं कोशिका की खोज किसने की, इन सभी पॉइंटों पर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल की बात करें। कोशिका के प्रकार। ठीक है, अब यदि आता है कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, या केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर, तो हम देखते हैं कि कोशिका के मुख्य रूप से कितने टाइप्स होते हैं, दो। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो जब भी यदि क्वेश्चन आता है कि कोशिका के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, या न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए दो शब्द आए, एक आपका आया प्रोकैरियोटिक और एक आया यूकैरियोटिक। तो यहां से बनेगा आपका शब्द जो बनेगा एक प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, और यहां शब्द आपका निकल के आएगा यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिनमें हम देखते हैं स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, या हम देखते हैं ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, या केंद्रक पाया जाता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये प्रिमिटिव सेल होती हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, है ना। जब भी बात होती है तो हम देखते हैं विकसित नहीं होती हैं, जबकि हम देखते हैं प्रिमिटिव होती हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। तो इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार की कोशिकाएं प्रिमिटिव सेल होती हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ऐसी कोशिकाएं या ऐसे जीव जिनमें इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी कोशिकाएं जो हम देखते हैं जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं और जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो हम देखते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और ऐसे जीव जिनमें इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट्स है, कौन सा यूकैरियोट्स है, तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम देखते हैं जीवाणु, या इसी को बैक्टीरिया बोलेंगे, और एक होती है नील हरित शैवाल, या इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, या इसी को एक नाम दे देते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो जब भी यदि इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अब आ जाएगा जीवाणु हैं प्रोकैरियोट्स, नील हरित शैवाल हैं ये साइनोबैक्टीरिया हैं, तो क्या हो जाएंगे प्रोकैरियोट्स। केवल इनको दो को याद करना है, यानी संसार की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, तो केवल यही प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक जीवाणु हो गए और एक नील हरित शैवाल। इनको याद कर लें, और बाकी जितने संसार के जीव या वनस्पति होती हैं सभी क्या होती हैं, यूकैरियोट्स, है ना। अब कुछ भी आ जाए, केंचुआ है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, तितली है, मच्छर है, बंदर है, मनुष्य है, तो सभी हम देखते हैं क्या हो जाएंगे, यूकैरियोट्स। तो केवल इनको याद करना है, परीक्षा में जब भी आपका पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, तो ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु की बात करें, नील हरित शैवाल की बात करें, साइनोबैक्टीरिया की बात करें। अब यूकैरियोटिक कोशिका, तो इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और इस प्रकार की कोशिकाएं पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं, इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनमें इनकी परिभाषा की बात होगी तो हम देखते हैं इनमें क्या होगी कि इनमें स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, और हम देखते हैं क्या होती है, पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं।
और विस्तार से जाना चाहें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को और यदि विस्तार करें तो हम देखते हैं ये छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं, इनमें हम देखते हैं केंद्रक नहीं पाया जाता है, और हम देखते हैं कि इनमें केवल और केवल पार्ट ऑफ सेल की बात करते हैं तो इनमें हम देखते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम के अतिरिक्त जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो सभी हम देखते हैं अनुपस्थित होते हैं। तो हम देखते हैं इनमें राइबोसोम तो पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि झिल्ली युक्त, तो हम देखते हैं राइबोसोम कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका का झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हम देखते हैं राइबोसोम तो पाए जाते हैं, लेकिन अन्य सभी जो कोशिकांग, जैसे बात करें लाइसोसोम की बात करें, गोल्गी बॉडी की बात करें, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, और हम देखते हैं जितने भी प्लास्टिड की बात करें, तो जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो सभी अनुपस्थित होते हैं। तो यदि आ जाए कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में अनुपस्थित होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और ये छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, और हम देखते हैं इनमें केवल राइबोसोम पाए जाते हैं, केंद्रक पाया नहीं जाता है, और हम देखते हैं जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो सब अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जीवाणु, नीलहरित, शैवाल। यूकैरियोटिक तो ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिका की विकसितता को किसके आधार पर मानते हैं? जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इनमें केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए पूर्ण विकसित होती हैं। और हम देखते हैं ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, और इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग राइबोसोम भी पाए जाते हैं, लेकिन साथ में जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं या झिल्ली से घिरे होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, और ये हम देखते हैं संसार के सभी पौधों तथा जंतुओं में पाई जाती हैं। किसको छोड़कर? केवल और केवल छोड़ने की बात करें तो हम देखते हैं जीवाणु को छोड़ दें, और हम देखते हैं विषाणु को छोड़ दें, और हम देखते हैं नीलहरित, शैवाल। ठीक है, इन तीन को छोड़ दें तो संसार के सभी जीवों और पौधों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक। अब आप कहोगे कि इसमें विषाणु क्यों लिखा, तो हम देखते हैं अब यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी कोशिकाएं केंद्रक रहित कोशिकाएं होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब आ जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं संबंधित है जीवाणु से, विषाणु से, नीलहरित, शैवाल से, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अब देखना, विषाणु को यहां इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हम विषाणु की बात करें, वायरस की बात करें, तो हम देखते हैं अभी हम कोशिका सिद्धांत को इसके बाद पढ़ेंगे तो इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं विषाणु एक ऐसे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। तो हम देखते हैं विषाणु में किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है, और हम देखते हैं इसीलिए विषाणु भी कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो विषाणु की बात करें, कई बार पूछ लेते हैं कि विषाणु में कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो प्रोकैरियोटिक पाई जाती ना यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि विषाणु हम देखते हैं कोशिका नहीं पाई जाती, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, और ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन आपका क्या बनता है? आ जाएगा यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और आ जाएगा मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय, और आ जाएगा नॉन सेलुलर यानी अकोशिकीय, और आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या पूछ लिया? हम देखते हैं क्वेश्चन की बात हो रही है तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया? वायरस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वायरस होते हैं एक कोश की होते हैं, बहुकोश की होते हैं, अकोश की होते हैं, और कोई नहीं तो अकोश की है। ये आपका परीक्षाओं में आ जाता है कि वायरस होते हैं एक कोश की, बहुकोश की, अकोश की। तो वायरस हम देखते हैं कोश का रहित होते हैं, और जब भी हम देखते हैं किसी क्वेश्चन में या किसी शब्द में छोटा आ या छोटा ना जुड़ा हो तो नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी। और जब छोटा आ की जगह बड़ा आ लिख दें तो पॉजिटिविटी मानी जाती है, ना की जगह सा लिख दें। हमें कई बार क्वेश्चन में निगेटिव होता है तो हमें ये देखना पड़ता है छोटा आ लिखा है तो पक्का है कि निगेटिव होगा, है ना, और जब ना लिखा है तो भी उसका आंसर नकारात्मक होगा। इसी को बड़ा आ में बदल दें तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब सा में बदल दें तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो विषाणु हम देखते हैं इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। इतना कंफर्म हो गया कि जब भी कोशिका की बात होगी तो दो प्रकार की। अब इसके बाद हम देखते हैं
जब भी यदि आ जाए कि न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर, या वैसे भी पूछते हैं आकार की दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से, तो कोशिका के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे सेल थ्योरी को, इसको पढ़ा नहीं था अभी हमने, यानी कोश का सिद्धांत। ठीक है, तो यदि सरल क्वेश्चन आपका आता है तो पहले हमें देखना है कि कोश का सिद्धांत क्या है। तो हम देखते थे दो वैज्ञानिक हुए, और हम देखते हैं एक थे स्लाइडेन, इन्हीं का पूरा नाम लिखते हैं, तो हम देखते हैं इसका नाम है एम.जे. स्लाइडेन। ठीक है, और एक थे थियोडर स्वान। इन्होंने अपने विचारों को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जिन्हें हम बोलते हैं कोश का सिद्धांत। अब जब भी साइंस में कभी भी सन नहीं पूछते हैं, यदि सन आ जाए तो 1838 19 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ने अपने विचार स्लाइडेन ने 38 में दिए थे, और वही हम देखते हैं इन्होंने खोज की थी स्वान ने। तो हम देखते हैं दोनों के विचारों को सम्मिलित कर दिया गया था और कोश का सिद्धांत बना दिया गया था। तो आ जाता है सेल थ्योरी की कोश का सिद्धांत को किसने दिया था? एम.जे. स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने। ये कहाँ के थे कोश का सिद्धांत को देने वाले? तो दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मनी। दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मनी। तो यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि कोश का सिद्धांत को किसने दिया था, तो हम देखते हैं स्लाइडेन ने और स्वान ने। ये कहाँ के थे? तो हम देखते हैं जर्मनी के थे। कब दिया था? कब का क्वेश्चन विज्ञान में नहीं आता। विज्ञान में कैसी और क्यों का क्वेश्चन आता है, कब का नहीं आता, क्योंकि सने विज्ञान में देखिए अपवाद होती हैं कि एक ही विषय वस्तु की कोई खोज करता है और दूसरा नाम देता है, तो इसीलिए विज्ञान में कभी भी सने नहीं पूछी जाती हैं। सन के लिए आपकी हिस्ट्री है, जीके है, विज्ञान में कभी भी सने नहीं आती हैं। सने कब आती हैं? जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि जीके का जीएस में शामिल किया जाए, जैसे आ जाए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, है ना, या चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी। तो हम देखते हैं इनकी निश्चित एक डेट है कि हम देखते हैं 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को 1884 1984 में, या कोई भी जब हम देखते हैं कि घटना कब पूछी जाती, जब उनका निश्चित। अब इसमें क्या होता है, नाम कोई देता है, एक ही विषय वस्तु को खोज कोई करता है, तो बहुत कम सने आती ही नहीं है इसमें। तो कोश का सिद्धांत को दिया था किसने? एम.जे. स्लाइडेन ने और थियोडर स्वान ने। अब कोश का सिद्धांत में क्या कहा गया था? तो इन्होंने कोश का सिद्धांत में जो अपने विचार दिए थे, तो पहला विचार दिया था इन्होंने कि जितने भी जीव, अब जीव से मतलब एनिमल नहीं लगाएंगे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? जीव से मतलब लाइफ, जिसमें जीवन है। तो हम देखते हैं जितने भी जीव होते हैं तो उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोश का। यानी इन्होंने जो पहला पॉइंट बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम कहते हैं कोशिका जीवों की संरचनात्मक, कार्यात्मक और आधारभूत इकाई है। तो सभी जीवों का शरीर हम देखते हैं जिसमें भी जीवन है तो कोशिका पाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था कि कोशिका की उपस्थिति के आधार पर ही उन्हें एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय कहते हैं, यानी यूनिसेलर और मल्टीसेलर कहते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी कोशिका की उपस्थिति के आधार पर ही उन्हें एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय कहते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, जबकि ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक सेल्स का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय को हम पढ़ ही चुके हैं। ऐसे जीव ये संरचना जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते एक कोशिकीय कहलाते हैं। ऐसे जीव ये संरचना जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी बिना माइक्रोस्कोप या वर्धक लेंस की सहायता से, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया था? जो कोशिका निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य योगदान होता है, तो हम देखते हैं न्यूक्लियस का, यानी केंद्रक का। तो इन्होंने बताया था कि कोशिका निर्माण की प्रक्रिया में जो मुख्य योगदान होता है तो केंद्रक का होता है। अब कितने पॉइंट दिए थे? सभी जीवों की उत्पत्ति कोशिका से होती है। दूसरा, कोशिका की उपस्थिति के आधार पर ही उन्हें एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय कह देते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक सेल पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय, और ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक सेल से बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय बोल देते हैं। अब कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया में न्यूक्लियस का मुख्य योगदान होता है, इन्होंने पॉइंटों पर चर्चा की थी। अब इन्होंने केंद्रक को क्यों मुख्य माना है? क्योंकि हम देखते हैं केंद्रक जितनी भी कोशिका के अंदर प्रक्रियाएं संचालित होती हैं तो सभी पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्रक का। या हम देखते हैं सभी जितनी भी गतिविधियां होती हैं तो उन पर कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की बात करें या चिंतन की बात करें, तो सभी
किसका कार्य होता है? केंद्रक का। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ब्रेन ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है, या कोशिका का मस्तिष्क, ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं केंद्रक को, है ना, या कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल। तो हम देखते हैं जब भी नियंत्रण केंद्र की बात होगी तो भी हम देखते हैं केंद्रक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। तो ये आपके अब आ जाएगा कि कोशिका सिद्धांत से संबंधित कथन ए सत्य है, कथन बी सत्य है, सी है। तो इस प्रकार से तो हमें 3 कथनों को याद करना है। अब इन्होंने जो बाद में बताया था कि एक्सेप्शन की बात करें कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो हम देखते हैं इन्होंने अपवाद के रूप में क्या बताया था? विषाणु। यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में जो बताया है कि संसार में जितने भी जीव होते हैं जिसमें भी जीवन है तो कोशिका पाई जाती है, लेकिन विषाणु एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। तो ये अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। यानी विषाणु को यदि छोड़ दिया जाए तो संसार के सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जीवों का शरीर। तो पूछ लेते हैं विषाणु को, विषाणु को क्या पूछ लेते हैं कि विषाणु होता है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, आकोशिकीय। तो विषाणु आकोशिकीय होता है। और पूछेंगे विषाणु में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका कोई नहीं। तो जब इसमें कोशिका ही नहीं पाई जाती तो ना प्रोकैरियोटिक होती है ना यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, अब और कठिन पूछेंगे तो आ जाता है इसी में जीवित और अजीवित के बीच की, अजीवित के बीच की संयोजी कड़ी। ठीक है, संयोजी कड़ी, यह जिसी को बोले कनेक्टिव लिंक। जीवित और अजीवित के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है तो विषाणु को। उसका आंसर भी क्या होगा? विषाणु। क्यों? कोशिका सिद्धांत कहता है कि जिसमें भी जीवन है उसमें कोशिका पाई जाती है। अब लेकिन हम देखते हैं विषाणु में जीवन तो है लेकिन कोशिका नहीं पाई जाती है। तो जीवित और अजीवित के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? विषाणु को। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो विषाणु में ना तो कोई प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यानी कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। जबकि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो विषाणु ना कोई कोशिका पाई जाती है और हम देखते हैं फिर भी जीवन है, तो इसीलिए जीवित और अजीवित के बीच की संयोजी कड़ी कह देते हैं। अब देखना इसमें एक क्वेश्चन और आता है तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्वेश्चन आ जाएगा जीवित और अजीवित के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, और नाम दे देंगे युगलीना का, पहले कर देंगे। तो जब युगलीना की बात करें तो युगलीना की बात करते हैं तो हम देखते हैं युगलीना को कहा जाता है पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी। यदि आ जाए कि पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है तो फिर कहेंगे युगलीना को। ठीक है, या क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपसे, देखना क्वेश्चन को और बदल दिया उन्होंने, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। ऑप्शन ए युगलीना, ऑप्शन बी विषाणु। अब किसको कहेंगे? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है तो विषाणु को, क्योंकि जीवन यानी सजीव में जीवन है और अजीवित कौन है? तो हम देखते हैं निर्जीव है। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाए पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है तो युगलीना को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि पादपों, प्लांट की बात करते हैं तो उनमें हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है, जिससे हम देखते हैं कि अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और हम देखते हैं यानी क्या होते हैं? स्वपोषी। लेकिन पौधों में क्या होते हैं? प्रचलन अंग नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में हम देखते हैं प्रचलन अंग पाए जाते हैं। तो इसमें युगलीना में हम देखते हैं पर्णहरिम भी पाया जाता है, क्लोरोफिल, यानी ये स्वपोषी है। और युगलीना में लोकोमेट्री ऑर्गेनेल पाया जाता है, प्रचलन अंग भी पाया जाता है। और युगलीना का प्रचलन अंग क्या होता है? फ्लैजिला, है ना। युगलीना का प्रचलन अंग क्या होता है? फ्लैजिला, है ना। तो हम देखते हैं इसीलिए से पादप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पादप जगत में। अब जंतु जगत में, क्योंकि जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं युगलीना को पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए। भाई पौधों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक स्थान पर लगा देते हैं तो वहीं पर स्थिर बने रहते हैं। जंतुओं की बात करते हैं तो इनमें चलने के लिए प्रचलन अंग पाए जाते हैं। तो कभी कभी हम ये सोच लेते हैं, जैसे सजीव और निर्जीव की बात होती है, लिविंग और नॉन लिविंग की बात होती है,
तो हम ये सोच लेते हैं कि पौधे सजीव हैं निर्जीव हैं। तो पौधे सजीव तो हैं, जीवन हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें प्रचलन के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। जीवन उनमें भी है, जीवन जंतुओं में भी है, दोनों जीवन हैं, लेकिन हम देखते हैं उनमें अंग नहीं पाए जाते हैं प्रचलन के लिए, और जंतुओं में प्रचलन के लिए अंग पाए जाते हैं। तो देखिए, हो गया कोष का सिद्धांत। अब कोष का सिद्धांत से आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं बन जाना चाहिए। कोशिका के हमने प्रकार पढ़ लिए। अब एक एक पर अध्ययन कर लें। आ जाते हैं पार्ट ऑफ सेल, तो इन पर थोड़ी अध्ययन कर लें हम। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ सेल या कोशिकांग या कोशिका के अवयव या कोशिका के भाग, है ना, कोशिका के भाग। ठीक है, तीन शब्द एक ही होते हैं, भाग आ जाए, अवयव आ जाए, है ना, या हिस्सा आ जाए, तो हम देखते हैं किससे मिलकर बनी होती है। तो इसको हम जैसे पहला इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे सेल वॉल, या इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, अब यदि आप एग्जाम पेपर सेट लगाते हो तो उसमें कई बार आपका क्वेश्चन पाया जाता है कि कोशिका भित्ति तो कोशिका भित्ति, तो सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं पहले कि हम जब भी कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो पौधों की और जंतुओं की बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में। तो केवल और केवल हम देखते हैं पादप कोशिका में पाई जाती है। और पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, पहला आवरण होता है, पहली लेयर होती है, तो क्या होती है, कोशिका भित्ति। तो क्वेश्चन क्या आएगा, पहला ही यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो केवल और केवल पादप कोशिका में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। तो हम देखते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को हार्डनेस प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, या उसी को कह सकते हैं सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या हो जाता है कि इसको सुरक्षा प्रदान करती है, मजबूत और सख्त होती है, हार्डनेस पाई जाती है, जिससे हम देखते हैं कोशिका की सुरक्षा करती है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अपवाद के रूप में बात करें तो यदि जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और लेकिन शैवाल की बात करते हैं और हम देखते हैं हरे पौधों की बात करते हैं तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन, है ना। अब काइटिन, ठीक है, काइटिन भी हम देखते हैं, ये भी हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट है, यानी तो काइटिन की बात करें तो ये भी पॉलीसेकेराइड है, और सेलुलोज की बात करते हैं तो ये भी पॉलीसेकेराइड है ना। यह सेलुलोज क्या है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अधिकतर सेलुलोज की। लेकिन जीवाणु में बैक्टीरिया की बात करते हैं तो काइटिन की, है ना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका भित्ति होती है तो हम देखते हैं पारगम, अपारगम, अर्धपारगम। पारगम ये उसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कोशिका भित्ति होती है पारगम, अपारगम, अर्धपारगम। तो पारगम होती है, पारगम में मीन्स होता है अपने में से पदार्थों को आने जाने देना। तो हम देखते हैं कोशिका भित्ति होती है पारगम, अपारगम, है ना, यानी नॉन परमिएबल, और अर्धपारगम यानी सेमी परमिएबल। तो हम देखते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम, यानी अपने में से पदार्थों को आने जाने देती है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे कि कोशिका भित्ति है तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसका काम क्या होता है, तो कोशिका को मजबूती प्रदान करना। ये पारगम होती है, यानी अपने में से पदार्थों को आने जाने देती है। दूसरी बात करें तो हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या कोशिका झिल्ली, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो हम देखते हैं किससे रिलेटेड है, प्लांट सेल से, एनिमल सेल से।
तो जब पादप कोशिका की बात करेंगे तो हम देखते हैं दूसरा आवरण होता है। पहला आवरण हम देखते हैं सेल वॉल हो जाएगा और दूसरा आवरण जो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब जंतु की बात करते हैं तो जंतु कोशिका जो होती है कहाँ से ही शुरू होती है, तो हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन से शुरू होती है। यानी जितने भी जंतु कोशिका के कोशिकांग होते हैं तो हम देखते हैं एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जंतु कोशिका का जो आकार की बात करते हैं तो गोलाकार होता है और पादप कोशिका की बात करते हैं तो आयताकार होता है। ठीक है, अब जब भी यदि आ जाए सेल मेम्ब्रेन संबंधित है प्लांट सेल से, एनिमल सेल से, दोनों से, तो दोनों से जंतु कोशिका में पहला आवरण होती है और हम देखते हैं प्लांट सेल में या पादप कोशिका में दूसरा। इसकी बात करते हैं, पहला क्वेश्चन प्लांट सेल एनिमल सेल तो दोनों में पाई जाती है। अब ये किसकी बनी होती है, तो इसकी बात करते हैं तो लिपोप्रोटीन या इसी को लाइपोप्रोटीन बोल देते हैं, ये लिपोप्रोटीन है ना। तो हम देखते हैं यानी लिपिड और प्रोटीन की, या इसी को लिपिड और प्रोटीन तो लिपिड और प्रोटीन लिखा आएगा ऑप्शन में, तो लिपिड और प्रोटीन बोल सकते हैं। और यदि लिपोप्रोटीन आ जाए तो लिपोप्रोटीन, तो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, या उसी को बोल देते हैं लिपोप्रोटीन। इसका काम क्या होता है, तो कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। कोशिका के अंदर जो पदार्थ आते हैं या कोशिका के अंदर जो आने वाले पदार्थ होते हैं तो उनका निर्धारण करती है, यानी किस पदार्थ को हमें अंदर आने देना है, किस पदार्थ को अंदर नहीं आने देना है। तो देखना, अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो हम देखते हैं दोनों में, प्लांट सेल की बात होगी, एनिमल सेल की बात होगी, दोनों में। अब किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। अब इसकी बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, तो कभी कभी पूछ लेते हैं, इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं पारगम, ठीक है, अपारगम और आ जाएगा अर्धपारगम। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है पारगम यानी परमिएबल, अपारगम नॉन परमिएबल और अर्धपारगम यानी सेमी परमिएबल। तो कोशिका झिल्ली जो होती है अपारगम ना होकर क्या होती है, अर्धपारगम यानी सेमी परमिएबल होती है। क्यों, आपने पढ़ा होगा बिलियन हम देखते हैं किससे मिलकर बना होता है, विलायक से और विलेय से। मान लो कोई भी शरबत है तो वो क्या हो जाएगा, बिलियन। अब उसमें विलायक के अणु भी होंगे और विलेय के। विलेय क्या होता है, जो अपने आप में जो पदार्थ में घुलता है, और विलायक क्या होता है, जो अपने आप में पदार्थ को घुलता है। जब भी विलयन बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो हम देखते हैं घुलने वाले पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। यानी विलायक पानी जो है विलायक का काम करेगा, शरबत बनाएंगे, और चीनी जो है या नमक की बात करें तो विलेय का। तो हम देखते हैं विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक। दो प्रकार से परिभाषा को याद कर सकते हैं कि विलेय की मात्रा हम देखते हैं किसी विलयन में हमेशा कम होती है और विलायक की अधिक होती है। तो विलायक होता है जो अपने आप में घुलने का कार्य करता है, और विलेय जो होता है घुलता है। अब नमक और पानी का मिश्रण, तो हम देखते हैं नमक घुलेगा और पानी घोलेगा, यानी पानी विलायक का काम करेगा और नमक विलेय का। इसी प्रकार चीनी और पानी की बात करें तो चीनी विलेय का काम करेगी और पानी विलायक का। तो ये क्या करती है, अब पहला क्वेश्चन यदि आए कि पारगम, अपारगम, अर्धपारगम, तो हम देखते हैं अर्धपारगम होती है। क्यों, क्योंकि ये विलायक के अणुओं को तो जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को जाने से रोकती है। अब चूंकि आने जाने का काम पर नियंत्रण किसका होता है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो कभी कभी अर्धपारगम हम रट के जाते हैं और क्वेश्चन ये ना दे कि अर्धपारगम का ऑप्शन नहीं देते हैं और दे देते हैं चयनात्मक पारगम झिल्ली, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आ जाएगा ए, बी, सी और डी आ जाएगा कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली से संबंधित कथन है, तो सी हो जाएगा, चयनात्मक पारगम झिल्ली। और कभी कभी हम रटे रहते हैं अर्धपारगम, तो सोच लेते हो तो है ही नहीं हो, कोई नहीं लगा देते हैं। तो अर्धपारगम में ना हो कि चयनात्मक पारगम आ जाए तो ये लिखेंगे। क्यों, क्योंकि चूंकि चयन यही करती है, सिलेक्शन यही करती है कि किस पदार्थ को जाने देना है, किस पदार्थ को नहीं जाने देना। तो इसलिए बोल देते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम झिल्ली। ठीक है, अब इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, प्लांट सेल से संबंधित है, एनिमल सेल से, तो दोनों से
किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। अब ये हम देखते हैं कैसी होती है, अर्धपारगम, ये इसी को बोल देते हैं चयनात्मक पारगम झिल्ली। आए समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये वाला हो जाएगा। अगले की बात करें तो आता है सेंट्रोसोम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं तारक काय। ठीक है, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम के रूप में ही आता है, कभी कभी हिंदी में पूछ लेते हैं तारक काय। अब आ जाएगा प्लांट सेल से संबंधित है, एनिमल सेल से संबंधित है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो हम देखते हैं सेंट्रोसोम हमेशा किससे संबंधित होता है? तो एनिमल सेल से। इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन में मदद करना, कोश का विभाजन में सहायता करता है। वो किस में पाया जाता है? तो केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में। तब पूछ लिया जाएगा कि किससे संबंधित है? तो जंतु कोशिकाओं से। और हम देखते हैं काम क्या होता है? तो कोश का विभाजन में सहायता करता है। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोशिका का प्रचलन अंग कहा जाता है, यह लोकोमेट्री ऑर्गेनेल ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, तो भी सेंट्रोसोम को, यानी कोशिका का प्रचलन अंग कहा जाता है। ठीक है, तो प्रचलन अंग किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम को, है ना। और प्रचलन अंग हमें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रचलन अंग की जब बात होगी तो संबंधित किससे होते हैं? पादप कोशिका से, जंतु कोशिका से। तो हम देखते हैं जंतु कोशिका से, क्योंकि पादप कोशिकाओं में चलने के लिए अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसमें? केवल और केवल जंतु कोशिकाओं से संबंधित है। और हम देखते हैं इसकी बात होती है तो जंतु कोशिकाओं से संबंधित है। इसका कार्य क्या होता है? तो कोश का विभाजन में सहायता करना। कोश का विभाजन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी होती है ना, तो बॉडी होती है तो एक कोशिका से दो कोशिका, एक कोशिका से विभाजन हुआ तो दो बनी, दो से चार बनी। तो हम देखते हैं कि जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो कोशिकाओं की क्षति होने लगती है, तो उसमें उसकी जगह नई कोशिकाएं बनने लगती हैं, उसे बोल देते हैं कोश का विभाजन। तो हम देखते हैं कोश का विभाजन में सहायता कौन करता है? तो हम देखते हैं सेंट्रोसोम। एक और पढ़ लें, एक होता है राइबोसोम। सभी ने नाम सुना होगा, छोटी कक्षाओं से पूछने लगते हैं राइबोसोम। अभी भी चर्चा हुई थी, अंग्रेजी में भी राइबोसोम कहेंगे, हिंदी में भी राइबोसोम कहेंगे। तो राइबोसोम की बात करते हैं, तो जब भी राइबोसोम की बात करेंगे तो हम देखते हैं कोशिका का, अभी हमने क्या पढ़ा था? झिल्ली रहित कोशिकांग। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, तो भी राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम। तो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से किसे जाना जाता है ना, या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम, है ना। ये किससे रिलेटेड है? तो हम देखते हैं प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी, यानी पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में। किससे मिलकर बना होता है? ये किससे मिलकर बना होता है? तो हम देखते हैं जब भी इसकी बात होगी तो आरएनए और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन। अब आरएनए क्या है? न्यूक्लियो एसिड, न्यूक्लिक एसिड है। और आरएनए का पूरा नाम, तो आर से होता है राइबो, है ना, और एन से होता है न्यूक्लिक, और ए से एसिड, यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोस शर्करा पाई जाती है ना। तो हम देखते हैं किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन। ऑप्शन में आ जाता है डीएनए आरएनए, है ना, आरएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, तो आरएनए और प्रोटीन। और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, चाहे आरएनए की बात करें चाहे डीएनए की बात करें। जब भी पौधों में बात करेंगे तो आरएनए, और जब जंतुओं में बात करेंगे तो डीएनए आरएनए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका पूरा नाम तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब एक शब्द आया आपका एसिड, अम्ल। अम्ल, अम्ल का काम क्या होता है? चर्चा की थी हमने पिछले वीडियो में शायद। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। तो अम्ल का कार्य क्या होता है? हमेशा क्वेश्चन आता है आपका वनडे एग्जाम में कि अम्ल जो होते हैं लाल को नीला कर देते हैं और बी नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है, और सी ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपसे। क्वेश्चन है अम्ल लाल को नीला कर देते हैं। पुलिस में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन और हम रट के जाते हैं, कहते नहीं
अम्ल लाल को नीला, लाल को नीला, लाल को नीला, और कोई आ गया अरे फिर भूल गया, फिर लाल को नीला, नीले को लाल। तो अम्ल की बात होगी तो लाल को नीला करते हैं कि नीले को लाल? बताइए, नीले को लाल कि लाल को नीला, है ना। हमने क्या बताया था, इसके लिए इतनी अच्छी ट्रिक है कि जब भी हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो एक अम्ल को किससे लिखते हैं? आ से, और क्षार को क्या लिखते हैं? छा छतरी से, ऐसा है। तो वर्णमाला की बात करेंगे तो आ पहले आएगा कि छा आता है पहले। अब एक ना लिखा है और एक में ला लिखा है, तो ना पहले आता है कि ला? तो ना पहले आता है और फिर ला आता है। भाई पहले ना लाएंगे जब तो लड़का लड़की पानी भरने के लिए जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो वैसे भी ना आता है और फिर हम देखते हैं ला, तो हम देखते हैं अम्ल की बात होगी तो नीले को लाल, और जब क्षार की बात होगी तो लाल के नीले। ऐसा यदि एक बार लिख के देख लें तो कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। अब मान लो आपको वहाँ पूछा कि अम्ल लाल को नीला करते हैं, नीले को लाल, अब एक बार आपने बोल दिया नीले को लाल, फिर से सोच के बताओ, जल्दी बताओ। सर लाल को नीला कर देते हैं, वही हो गया गलत। अरे हमें कॉन्फिडेंस रखना है कि अम्ल की बात होगी तो नीले को लाल और क्षार की बात होगी तो लाल को नीला। किससे बनाए जाते हैं? अब जैसे आज आ जाए कि प्रयोगशाला में जो अम्ल और क्षार को परीक्षण करने के लिए, अम्ल और क्षार को परीक्षण करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? लिटमस पत्र। लेबोरेटरी में जाते हैं तो हम देखते हैं लिटमस पत्र, जिससे हम देखते हैं अम्ल और क्षार को पृथक करते हैं या पहचानते हैं। तो किसके बनाए जाते हैं लिटमस पत्र? क्वेश्चन क्या आएगा? अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन कमजोर हो गया कि अम्ल का काम क्या है, क्षार का काम क्या है, अब पूछ लिया जाएगा कि प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में अम्ल क्षार को परीक्षण करने के लिए या अम्ल क्षारक जो परीक्षक बनाए जाते हैं किसके बने होते हैं? तो हमने बताया था लाइकेन। कौन से वृक्ष के बनाए जाते हैं? लाइकेन। अब और डीपली पूछें कि लाइकेन क्या है, तो लाइक किसके किसके बीच का संबंध होता है? तो सैक बोल देते हैं इसी को, सै से शैवाल और का से कवक, एल्गी और फंगस, और शैवाल और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को बोल देते हैं लाइकेन, या उसी को हॉलोटेज में बोल देते हैं अंग्रेजी में। तो लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध। जब दो जीवों में संबंध होता है तो दोनों का योगदान होता है। शैवाल में हम देखते हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके भोजन बनाता है, और हम देखते हैं भोजन बनाने के लिए सामग्री कौन प्रदान करता है? कवक। तो हम देखते हैं दोनों के बीच जो संबंध होता है उसे बोल देते हैं हेलोटेज में, या उसी को बोल देते हैं सहजीवी। अब लाइकेन, एक क्वेश्चन और आता है आपका इसमें कि वायु प्रदूषण के संकेतक माने जाते हैं कौन से वृक्ष? तो भी इसका आंसर क्या होगा? लाइकेन। और जहाँ पे हम देखते हैं वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। अब जैसे मान लो ये तो आ गया, सरल क्वेश्चन हो गया कि वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं तो लाइकेन। अब हम इसमें डाउट होता है हमें, अब आ जाए कि लाइकेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन पाए जाते हैं, जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। कथन ए भी सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो हम देखते हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण होते हैं वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, जब होते हैं वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से है जहाँ पे वायु प्रदूषण, अब यहाँ दिल्ली से बात नहीं है, ऐसी जगह पे नहीं पाए जाते। दिल्ली से मतलब जिस क्षेत्र में प्रदूषण ज़्यादा होगा तो पक्का है कि वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। और दिल्ली भी बहुत बड़ी है, तो हम देखते हैं जहाँ पे अभी लाइकेन को सर्च कर सकते हो आप मोबाइल में, नेट में, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से पेड़ों में चिपके रहते, दूसरे पेड़ों के ऊपर आश्रय रहता है इनका, है ना। तो हम देखते हैं कि उन पेड़ों पर पनपते हैं जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है, तो वायु प्रदूषण को इंगित करते हैं, है ना, सिग्निफाइड करते हैं। तो जब मेरी बात होगी कि जहाँ पे भी वायु प्रदूषण अधिक होता है तो वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना हमें पढ़ लेना है, इसके बाद में यहीं से कल आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते रहे हैं, और यदि आपको लग रहा हो कि नोट्स नहीं बन रहे हैं तो नोट्स के लिए संस्था के द्वारा या इसी चैनल के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रदान किए जाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, या नोट्स यहाँ पे भी करवा सकते हैं, बस यही है कि थोड़ा और कम हो पाएगा, इतने फ्लुएंसी में नहीं होगा, और आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, और जैसा भी करना हो, नहीं तो संस्था के द्वारा आपको नोट्स ले लें और यहाँ पे समझते जाएं, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो जो संस्था में आपको जो भी डाउट होते हैं तो नोट्स के माध्यम से, और फिर बाद में क्लास के माध्यम से वो हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। इसके बाद में हम देखते हैं राइबोसोम से आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, फिर देखते हैं अगली क्लास में।